इसमें नेहरू रिपोर्ट में लॉर्ड बर्किनहेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट had challenged had had challenged had challenged इंडियंस, क्योंकि भाई हम लोग क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन का अपोज कर रहे थे, तो उन्होंने भी चैलेंज कर दिया, हैड चैलेंज्ड इंडियन टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, ACCEPTABLE, विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी, विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने पहले ही एक क्लॉ डाल दिया इसमें, विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी, टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी, टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक। नाउ सेकंड पॉइंट बना के लिखो, कांग्रेस पार्टी। अगला पॉइंट बना के लिखना, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी सेटअप अ कमीशन, या लिखो सेटअप अ कमिटी, सेटअप अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, कांग्रेस पार्टी सेटअप अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, या अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लिख दो, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, टू मेक अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई, हमें चैलेंज किया गया है, तो हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाएंगे इनको, जो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, आइदर दे आर डिप्रेस क्लास, आइदर दे आर मुस्लिम लीग, आइदर दे बिलोंग्स टू सिख पार्टी, आइदर दे बिलोंग टू साउथ इंडिया, हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये हमको पता था कि ये चैलेंज हमको मिलेगा, क्योंकि साइमन कमीशन का अगर अपोज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ब्रिटिशर्स रिप्लाई में करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने भी ये ठान ली थी। अब क्या होता है, आपके एग्जाम की बात करें तो जो हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं नेहरू रिपोर्ट, असल इसको नेहरू रिपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट अभी मैंने लिखा दिया मोतीलाल नेहरू, तो उन्हीं के सरनेम पर इसका नाम क्या पड़ गया, नेहरू रिपोर्ट। तो आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में ये रिपोर्ट पूछी जाती है। या तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द मेन प्रोविजंस और रिकमेंडेशंस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, या मेंस मेंस में अगर बात करें तो वहां भी लिखने को आपको आ जाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल करेंगे हम लोग कि दोनों हमारा पार्ट क्लियर हो जाए। तो अब अगला पॉइंट लिखो जो अक्सर आपके प्री में पूछ लेते हैं, लिखिए अदर मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, मोतीलाल नेहरू। हेडिंग डाल के लिखो अदर मेंबर्स, अदर अदर मेंबर्स, अदर मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी, ऑफ दिस कमेटी। तो लिखो पहला, तेज बहादुर सप्रू। अब ये सारे मेंबर याद रखने जरूरी है आप लोग को। तेज बहादुर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, SAPRU, तेज बहादुर सप्रू। इसके आगे डैश करके लिख दो, ये किस पार्टी के थे, लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी। तो इसका सारे मेंबर्स के जो नाम लिख के आपको ये पता चल जाएगा कि जो ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया था कि भाई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ कि सब पॉलिटिकल पार्टी उससे एग्री करते हो, तो कांग्रेस पार्टी ने कंपोजिशन ही इस कमेटी का ऐसा बनाया है कि जिसमें से हर पॉलिटिकल पार्टी से एक एक या दो दो लोगों को ले रखा था। तो भाई ये कहां से आगे, आपके लिबरल पार्टी से आगे कौन, तेज बहादुर सप्रू। फिर उसके बाद लिखिए अगला आपका अली इमाम, ठीक है, अगला लिखेंगे अली इमाम, अली इमाम एंड शोएब कुरैशी, ठीक है, शोएब, शोएब कुरैशी, शोएब कुरैशी, QURESHI, शोएब कुरैशी। ये आपके हो गए मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग, ठीक है, शोएब कुरैशी, ये आपके हो गए मुस्लिम लीग के, अली इमाम एंड शोएब कुरैशी। तो देखो मुस्लिम लीग को भी शामिल कर लिया उन्होंने। फिर उसके बाद लिखिए MS आने, MS आने एंड MR
M.R. जयकर, ठीक है, MS आने एंड M.R. जयकर। ये लिखिए हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, ये आपके हिंदू महासभा के हो गए। उसके बाद लिखिए आपका मंगल सिंह। ये जो पूरा मैं लिखा रहा हूं ये मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा आता है। मंगल सिंह, ये आपके लिए सिख पार्टी, मंगल सिंह जो थे वो सिख एक पॉलिटिकल पार्टी अलग से बनाई गई थी, उसके मेंबर थे। फिर लिखिए अगला JP प्रधान, JP प्रधान, ये लिखिए नॉन ब्राह्मण पार्टी, नॉन ब्राह्मण पार्टी, नॉन ब्राह्मण पार्टी, ठीक है, JP प्रधान नॉन ब्राह्मण पार्टी, नॉन ब्राह्मण पार्टी। फिर उसके बाद आपके सुभाष चंद्र बोस, SC बोस साहब, नाम सुना होगा आपने, सुभाष चंद्र बोस, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के हो गए, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी से हो गए। और फिर आपके जवाहरलाल, ये मोतीलाल के सन आपके हो गए जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू लिखिएगा। ये इस कमेटी में क्या थे, सेक्रेटरी थे, ठीक है, नहीं जिसको हम जिसको हिंदी में सचिव बोलते हैं वो थे आपके सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी। तो ये एक लिस्ट जो है देखो आप लोग को याद रखनी है कि ये जो नेहरू कमेटी, सो कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट, नेहरू कमेटी ने क्या पब्लिश की, नेहरू रिपोर्ट। तो ज्यादातर किताबों में या आप लोग के बीच में फेमस नेहरू रिपोर्ट है, असल में उसको हमको नेहरू कमेटीज रिकमेंडेशन बोलना चाहिए, लेकिन हर किताब में देखो नेहरू रिपोर्ट लिखा हुआ है। क्या है? तो ये आपके क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया इसका कि ये सारे के सारे क्या थे, इसके मेंबर थे। अब अगला लिखिए सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, जो कि आपको मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी याद रखनी है। तो अगली हेडिंग डाल के लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। तो पर्टिकुलर मैंने बोला ना कि मेंस में आएगा, ऐसे लिख के कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट, 10 मार्क्स में या 12 मार्क्स में, ठीक है। और अगर प्रीलिम्स पूछेंगे तो पूछेंगे भाई कौन सा रिकमेंडेशन नेहरू रिपोर्ट की नहीं थी, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन फिर टफ बन जाता है। अच्छा, या आजकल का देखो पैटर्न कैसे कर दिया उन्होंने, उन्होंने कर दिया है कि आपको दे विल गिव यू व्हाट 1 2 3 4, आपको 4 स्टेटमेंट देते हैं, मतलब ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन कि द बिलो स्टेटमेंट्स वर रिलेटेड टू द व्हाट नेहरू रिपोर्ट। तो आपको दे देंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट। देन यहाँ पे कैसे आंसर बनाएंगे वो ABC करके कि 1 स्टेटमेंट करेक्ट, 2 स्टेटमेंट करेक्ट, 3 स्टेटमेंट करेक्ट और ऑल स्टेटमेंट्स करेक्ट। अब ये जो ऐसे जो उन्होंने पैटर्न अभी पिछले 1 साल में चेंज किया है, बड़ा टफ हो गया है। पहले जो आता था वो ऐसे आता था कि 1 and 2 या 2 and 4 पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे देते थे। तो उसमें अगर आपको एक भी आपको पता होता था, मतलब एक भी अगर आपको पता होता था कि ये हो सकता था, तो उसकी पेयरिंग से पता कर लेते थे। अब जो ये वाला नया पैटर्न कर दिया इन्होंने, इसमें बड़ा टफ हो गया है कि आपको चारों पता होने चाहिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए, तो इसमें नेहरू रिपोर्ट में पहला लिखो डिमांडेड ऑल द फंडामेंटल, ये पहला उनका था नेहरू रिपोर्ट का, डिमांडेड ऑल द फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांडेड all demanded all the fundamental rights, demanded all the fundamental rights which are present today, ठीक है, which are present in our constitution, ऐसे लिख दो which are present in our constitution, ठीक, present in our constitution। तो आप देखिए ये क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेंगे आप UPSC कि कांग्रेस पार्टी ने किस के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट्स की डिमांड जो है वो रखी थी इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो क्या टिक करके आना, नेहरू रिपोर्ट टिक करके आना, ठीक है। सेकंड आपका लिखो, सेकंड थिंग जो थी डोमिनियन स्टेटस, DOMINION, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस। अब ये जो डोमिनियन स्टेटस होता है इसमें लिख देना ब्रैकेट में
सेल्फ रूल ऐसे लिख दो, ऑन द लाइन ऑफ, ब्रैकेट में लिखो और समझाता हूं क्या है, ऑन द लाइंस ऑफ, ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, गवर्नेंस, ऑन द लाइन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ऑन द लाइन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है कि इमेजिन करो कि आप कोई मतलब कोई आपकी कंट्री पे रूल कर रहा है, ठीक है, और आप उनके अंडर में यहाँ पर जो सो कॉल्ड है अपना लाइफ जो है चल रही है। डोमिनेंट स्टेटस में आपने ये कहा कि आप हमारे ऊपर से जो रूल कर रहे हो मत जाओ, हम डजंट बॉदर यू कि भाई आप यहाँ छोड़ के चले जाओ। हम ये चाहते हैं कि लगभग 80 to 90% जो राइट्स हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है या किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर हो गया, वो आप हमको दे दो, ठीक है। बाकी जैसे डिफेंस हो गया वो अपने पास रखो, फॉरेन अफेयर्स जो हो गया वो अपने पास रखो, आप रहो यहीं पर, हमारे ऊपर ही रहो, बट हमको क्या दे दो, डोमिनेंट स्टेटस दे दो। यानी कि लगभग कह सकते हो कि 80% तक लिबर्टी हो गई, और बाकी जो चीजें हैं वो आप अपने ऊपर रखो, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट का ये बहुत बड़ा कम आउटकम था। कैसे? देखो, इसके पहले हम लोग क्या मांग रहे थे, स्वराज मांग रहे थे, ठीक है, स्वराज। अब देखो, स्वराज से हमारी लाइन जो है अब चेंज हो गई, अब हम लोग क्या मांगने लगे हैं, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस। या अगर आपको ध्यान हो तो इसके पहले वो कौन से हम लोग दो गोल पढ़े थे विभूति, जहाँ पे फर्स्ट गोल और दो गोल करके हमने पढ़े थे, क्या चीज़ से याद ध्यान है? जिसमें फर्स्ट गोल में कांग्रेस पार्टी ने सेल्फ रूल का मतलब ही चेंज कर दिया था। पहले सेल्फ रूल क्या था, अंडर द ब्रिटिशर्स था, ध्यान है। और फिर सेल्फ रूल जब दोबारा डिक्लेयर किया तो उसके आगे कुछ लिखा नहीं कि अंडर द ब्रिटिशर्स और इंडिपेंडेंट। ये किस में किया था जब मैंने पढ़ाया था? तो किसी को याद हो तो, ये वाला पॉइंट डिस्कस हुआ था ना हमारा, ये किस चीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था? हम्म ये जो कॉन्सेप्ट था कि सेल्फ रूल नॉट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर वॉज रिप्लेस्ड विद व्हाट, सेल्फ रूल, पर उसके आगे कुछ लिखा नहीं। तो ये कहाँ की बात थी, किसी को याद सर है? नागपुर सेशन। हाँ, नागपुर सेशन। नोट्स में देखो भूमिका, नागपुर सेशन लिखा है ना, मैंने अलग से हेडिंग डाल के लिखाया था नागपुर सेशन, मेरे ख्याल से। हाँ। हाँ, तो नागपुर सेशन में तो था कि उन्होंने अपने दो गोल रखे थे। फर्स्ट गोल में सेल्फ गवर्नमेंट था, विद इन द ब्रिटिश रूल था, उसको हटा के इन्होंने क्या कर दिया, सेल्फ गवर्नमेंट कर दिया, बट आगे कुछ लिखा नहीं, ठीक है। रिप्लेस विद स्वराज कर दिया था। और दूसरा आपका था जो ढेर सारे लिखा है, तो उसको नहीं डिस्कस करेंगे। तो अब देखो कितने जल्दी इन्होंने स्विच ऑन किया कि 1920 से अब सीधे हम लोग कहाँ पहुंच गए, नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट यानी कि 8 सालों के अंदर अंदर हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट से या स्वराज से किस पे आ गए, डोमिनेंट स्टेटस पर आ गए, ठीक है। तो देखो, कई बार क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में इतने ज्यादा आपके एनालिटिकल आ जाते हैं, डायरेक्ट तो पूछते नहीं, डायरेक्ट पूछना ही बंद कर दिया। वो घुमा के पूछ लेंगे, वो पूछेंगे कि डिस्कस द जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंस सिंस 1857। तो वहां पे आपको इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लिखना पड़ेगा, और वहां पे बताना पड़ेगा कैसे कैसे हमने हमने कहा, मीन्स मतलब कांग्रेस पार्टी को ही आप मान के चलो उस समय रिप्रेजेंट कर रही एक तरीके से इंडिया को, कि कैसे कैसे हम पहले स्वराज बोलते थे, फिर सेल्फ रूल बोलते थे विद इन दी ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर सेल्फ रूल बोला आउटसाइड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर अब हम आ गए डोमिनेंट स्टेटस पर, कि भाई एक तरीके की लगभग लगभग फ्रीडम ही हो गई कि सिर्फ 20% चीजें आप संभालो, बाकी 80% चीजें हम खुद मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेकंड थिंग नेहरू रिपोर्ट में जो उन्होंने रखी, जिसमें सब लोग एग्री थे। फिर अगला लिखो थर्ड आपका, जो थर्ड थिंग आपकी रखी, ज्वाइंट, JOINT, ज्वाइंट इलेक्टोरेट, ज्वाइंट इलेक्टोरेट, ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। अब ये क्या है, देखो, इसके पहले अगर मैं चलूं, एक ईयर याद रखना 1909, और एक ईयर आपको याद रखना है 1990। ये दो लोग, दो क्यों हैं? 1909 में आया था मिंटो मॉर्ले, ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, इसको हम लोग मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म बोलते हैं। और 1919 में आया था चेम्सफोर्ड रिफॉर्म।
चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में ब्रिटिशर्स ने क्या प्रोविजन किया जो 1909 में आया, कि आपके मुस्लिम्स हो गए और आपके क्रिश्चियंस हो गए, उनके लिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम देते हैं प्रोविंसेस में। जैसे जो आज हमारे स्टेट होते हैं उस समय क्या कहते थे उसको, प्रोविंसेस। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भूलो ना आप लोग। तो उन्होंने 1909 में ब्रिटिशर्स ने ये ये प्रोविजन दे दिया प्रोविंसेस में कि अगर कोई मुसलमान इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसे सिर्फ मुसलमान वोट करेगा, ठीक है। अगर कोई सिख खड़ा हो रहा है वोट इलेक्शंस में तो उसको सिर्फ सिख कम्युनिटी ही वोट करेगी। 1919 में ये दायरा और बढ़ा दिया गया डिप्रेस क्लास को छोड़कर, कि अदर देन मुस्लिम्स एंड आपके क्या क्रिश्चियंस, सिख, सॉरी, अदर देन क्रिश्चियन सिक्स, कोई और जैसे जैसे आपके जो कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियंस में, या जो आपके क्रिश्चियंस थे, अगर वो भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो उनको सिर्फ उन्हीं के लोग क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो, अब इसको हम लोग और पढ़ेंगे एलैबोरेट करके। तो दो बार ऐसा मौका हुआ कि इन्होंने लगभग लगभग डिप्रेस क्लास को छोड़ के, डिप्रेस क्लास मतलब शेड्यूल कास्ट, ठीक है, डिप्रेस क्लास या शेड्यूल कास्ट को छोड़ के लगभग सभी कम्युनिटी के लोगों को क्या दे दिया था, सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया था। आप सोचो कि सेपरेट इलेक्टोरल की वजह से तो भारत बटा 1947 में, कि भाई जब मुसलमान इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और उसे कौन कर रहा है, सिर्फ मुसलमान ही वोट कर रहा है, तो भाई हमको अलग ही देश दे दो। नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले यही बात बोली गई, जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, कि एबॉलिश द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल एंड गिव अस जॉइंट इलेक्टोरल या इलेक्टोरेट, जो आज हमारे पार्लियामेंट में है, कि इलेक्शन के लिए किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का खड़ा हो जाए, डजेंट मैटर, लेकिन हर कोई वोट उसको कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आपके शिमला में या आपके बॉम्बे में या देहरादून में कोई मुसलमान जो है वो वोट, मतलब इलेक्शन खड़ा हो रहा है तो उसे सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे, ऐसा नहीं है। उसे हर कोई वोट दे, अब नहीं देता वो एक अलग बात है, बट वोट देने के लिए एलिजिबल आपका होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर लिखो फोर्थ, जो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या, डिमांड ऑफ सेकुलर स्टेट, डिमांड ऑफ सेकुलर, डिमांड ऑफ सेकुलर स्टेट, ठीक है। डिमांड ऑफ सेकुलर स्टेट क्या हुआ, कि जैसे आज हमारा है कि भाई हमारा 70-80% हिंदू पॉपुलेशन होते हुए भी हमने क्या डिक्लेयर नहीं किया, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। हमारा क्या सेकुलर है, यानी कि हमारा जो कंट्री है किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करता है कि वो उसे अडॉप्ट करता है। जबकि इसके मुकाबले अगर आप कहाँ चले जाओ, पाकिस्तान, तो साफ साफ लिखता है इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। श्रीलंका जो है वो बौद्धिस्ट, अपना जो उसका ऑफिशियल रिलीजन है, मतलब आधिकारिक तौर से जिसको हम नहीं बोलते हैं, तो उसका जो ऑफिशियल रिलीजन है वो क्या है, आपका बौद्धिज्म है। बांग्लादेश का इस्लाम है, भूटान का बौद्धिज्म है, म्यांमार का बौद्धिज्म है। बस एक आपका बगल में नेपाल था का मतलब क्यों, क्योंकि 2008 तक जो नेपाल था वो एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, वो भी क्या बन गया, हमारे तरीके से सेकुलर बन गया, ठीक है। तो ये आप लिखोगे। फिर अगला लिखो, नेक्स्ट आपका जो इनकी डिमांड थी, एडल्ट, एडल्ट, सुन दो पहले स्पेलिंग, SUFFRAGE, ठीक है। इसका मीन्स हो गया वोटिंग एज, मतलब मिनिमम जो वोटिंग एज है वो एडल्ट वोटिंग एज की जाए, ठीक है। और उसमें सभी को वोटिंग राइट्स मिले। अब आप सोचोगे यार ये कौन सी सर ने बड़ी बात बोल दी, हर कोई वोट डालने जाता है आज तो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फीमेल हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, हर कोई वोट डालने जाता है। लेकिन ब्रिटिश टाइम पे हमारे इंडिया में सभी को वोटिंग राइट्स नहीं थे। ये बड़ा सरप्राइजिंग है पर ये है बात। और ज़्यादा दूर मत जाओ, सऊदी अरेबिया की, मुझे अभी कोई कंट्री याद नहीं आ रही है, सऊदी अरेबिया की है या यूएई की है, वहाँ अभी 2-3 साल पहले ही वहाँ पर फीमेल्स को क्या मिला है, वोटिंग राइट्स मिला है। वहाँ पे पिछले 30-40 साल तक सिर्फ वोट कौन डाला करता था, मेल्स वोट डाला करते थे। फीमेल डजंट हैव अ परमिशन टू कास्ट हर वोट। हमारे यहाँ 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और एग्जीक्यूट किया, उसी समय से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने बोला कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी जाति का हो, किसी भी एरिया का हो, ट्राइबल हो, एससी हो, फीमेल हो, फीमेल हो,
अगर वो एडल्ट है, अब एडल्ट की वो बात अलग है कि हमारे यहाँ शुरू में जो मिनिमम वोटिंग एज थी वो क्या थी, आपकी 21 साल थी, ठीक है। बाद में 1988 में, ठीक है, राजीव गांधी जी जो है पार्लियामेंट में बिल लेके आए और बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 21 साल की एज घटा के कितनी कर दी गई, आज 18 साल कर दी गई, जो आज भी हमारे यहाँ है कि भाई 18 साल क्या है हमारे यहाँ वोटिंग एज, ठीक है। तो ये जो एडल्ट जो आपका मांगा था, क्या कहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में यही कहा कि सभी एडल्ट्स को वोटिंग वो मिले, एक एडल्ट एज बनाई जाए और सभी को क्या मिले, वोटिंग राइट मिले, ठीक है। बहुत